क्लास शुरू करते हैं आज की। हम लोग लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, है ना। लास्ट क्लास, अभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ना है, अभी तो और काफी दिन पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने गॉस लॉ तक पढ़ लिया था, है ना बेटा, हाँ सर। है ना। गॉस लॉ में हमने क्या देखा था कि फ्लक्स जो बाहर निकलता है कितना होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके बेटा। फ्लक्स जो एक क्लोज सरफेस से बाहर निकलता है फ्लक्स, वो कितना होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, मुझसे कुछ लोगों ने अलग से डाउट पूछे हैं, दो चार लोगों ने। उन उनमें से एक दो कॉमन मिसकंसेप्शन है। एक क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछा जा रहा है। क्या पूछ रहे हैं लोग कि सर, मान लेते हैं ये एक क्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, बाहर एक चार्ज है Q3। तो सर, इस सरफेस से जो बाहर निकलने वाला फ्लक्स है और इस सरफेस की किसी भी लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड Q1, Q2, Q3 इनमें से किस किस चार्ज पे डिपेंड करेगा? फ्लक्स, कॉमा, इलेक्ट्रिक फील्ड, डिपेंडेंस ऑन Q1, Q2 एंड Q3। इसके ऊपर मुझसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो देखो बेटा, सीधी बात है, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी पॉइंट पे, इट विल डिपेंड ऑन ऑल चार्जेस, ऑल Q1, Q2, Q3। किसी भी पॉइंट का अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे तो वो Q1, Q2, Q3 तीनों पे डिपेंड करेगा। समझ में आई बात? मतलब पॉइंट ए पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो कैसे निकलेगा? Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें? तो और फ्लक्स क्या होगा? तो सर, फ्लक्स हो जाएगा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, है ना। समझ में आई बात? नाउ ये ई वेक्टर किस किस पे डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स ऑन, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ऑल चार्जेस, ऑल Q1, Q2, Q3। पर अगर ये सरफेस क्लोज्ड है तो इंटरेस्टिंगली ये इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो इस Q3 पे डिपेंड नहीं करेगा। वो कितना हो जाएगा? वो Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये जो फ्लक्स है ये ऑटोमेटिकली Q3 की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, इसलिए ओवरऑल भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, मतलब तीनों को जोड़ने के बाद भी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds का जो सम आएगा वो जीरो होगा Q3 की वजह से। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली यहां से जो लाइंस बाहर निकलेंगी वो वही होंगी जो Q2 और Q1 से जनरेट होंगी। समझ में आई बात? है ना, समझ में आ रही बात? तीन चार्ज का एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ये तो बताना थोड़ा मुश्किल है, बट समझ, आप भावनाओं को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब देखो, ऐसा नहीं कि जब मैंने ये वाला एरो बनाया तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ Q1 की वजह से है, ऐसा नहीं है। कई लोगों को कंफ्यूजन यही हो रहा है कि सर, आपने ये जो डायग्राम बनाया इसमें क्या इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बोल सकता हूँ सिर्फ Q1 की वजह से? नहीं, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये Q1 की वजह से भी है, Q2 की वजह से भी है, Q3 की वजह से भी है, तीनों का सम है। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो और इलेक्ट्रिक, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इंटरसेक्ट नहीं करते, तो फिर हाउ कैन इट बी द सम? है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सुन तो लो बात, इंटरसेक्ट नहीं सुनो बात, करते। सुनो बात। आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E1 वेक्टर
प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, इन तीनों का सम है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने पहले भी कहा था कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं आर ओनली ड्रॉन फॉर या और ओनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई बात? ओके सर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिविजुअल चार्जेस का कभी ड्रॉ ही नहीं करते हम लोग। ये जो लाइन दिखा रहे हैं ना, ये जो लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रही है, इन तीनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड के सम को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर सिर्फ इसका रिप्रेजेंट करती तो स्ट्रेट जाती ना भाई, स्ट्रेट जा रही है क्या? मतलब क्या है, तीनों के सम को दिखा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे आप निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही ऑटोमेटिकली, अगर मेंशन नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप किसी पॉइंट पे निकाल रहे हो तो क्या हो गया, पूरा मिट गया ये तो, चलो जो भी है पूरा मिट गया ये। जो भी है तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, इसको कॉपी करना भी नहीं था, मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूं कि जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये क्या है, इट ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट्स, इट ऑटोमेटिकली मींस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब मान लेते हैं यहां पर चार्ज Q1 है, यहां पर चार्ज Q2 है, यहां पर चार्ज Q3 है। तो अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, लेट्स से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, Q3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे और इन तीनों का वेक्टर सम करेंगे, है ना। वो वेक्टर सम लेट्स से ये आया, लेट्स से ऐसा है, तो दिस येलो लाइन विल रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, विल बी नेट इलेक्ट्रिक। इसलिए हम लिखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। बट अगर आप सोचो सही मायने में तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे किया? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कभी डिफाइन ही नहीं किया, ड्यू टू चार्ज Q1, ड्यू टू चार्ज Q2, ड्यू टू चार्ज Q3। हमने क्या डिफाइन किया? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट है। क्या डिफाइन किया हमने हमेशा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट है, राइट? यही डिफाइन किया ना, बोलो। और उसका ऑटोमेटिकली मीनिंग क्या है कि उस पॉइंट का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी दुनिया जहान के चार्जेस की वजह से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ए इज डिफाइंड एज, जब मैं इस पॉइंट पे चार्ज Q रखूंगा उस पर जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स बाय चार्ज Q। तो ऑटोमेटिकली फोर्स तो Q1 भी लगा रहा है, Q2 भी लगा रहा है, Q3 भी लगा रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डेफिनेशन क्या है? बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। ठीक है बेटा, ये E1 E2 E3 सिर्फ हमारे कैलकुलेशन के लिए है, हम कैसे कैलकुलेट करें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को। ओके, इसलिए जब हम लिखते हैं E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, तो यहां पर ये E वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई बात? यहां गोला लगाओ चाहे ना लगाओ, गोला लगाने का मतलब क्लोज सरफेस। तो अगर मैं एक क्लोज सरफेस बना लूं जो कि कुछ ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट ए से पास हो रहा है, यहां पे चार्ज Q है नहीं इसलिए इसको मिटा देता हूं, बाद में कंफ्यूजन होगा। Q, ठीक है। अगर मैं एक क्लोज सरफेस बना दूं तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे किसी भी पॉइंट पे, वो किसकी वजह से लोगे? वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे, है ना। वो उसमें Q3 बाहर वाला चार्ज भी इंक्लूडेड है, क्योंकि सोचिए जरा, ये क्लोज सरफेस असली में तो है ही नहीं। बार बार क्या कहा था मैंने, ये क्लोज सरफेस क्या है? हाइपोथेटिकल सरफेस है, राइट। गॉसियन सरफेस हाइपोथेटिकल है, फिजिकली वहां पे सरफेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये सरफेस के होने नहीं होने से इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, ये तीनों चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। ठीक है बेटा,
अब इसको जब इंटीग्रेट करते हो तो इंटरेस्टिंगली क्या आता है, ये इंटरेस्टिंगली हो जाता है सिंपली Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर इस पूरे सरफेस में हर जगह पे आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, जो आंसर आएगा उसमें बाहर वाला चार्ज नहीं है। क्या ये फ्लक्स, ये जो फ्लक्स है, क्या ये फ्लक्स Q1 Q2 Q3 तीनों का है? बिल्कुल है, ये तीनों का फ्लक्स है थ्रू दिस सरफेस, तीनों की वजह से ये फ्लक्स। समझ में आया? ये तो दिमाग में रखेगा सर फॉर्मूले में तो Q3 नहीं आ रहा, तो Q3 की वजह से कैसे? अरे यार आपने इसको डिफाइन कैसे किया, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर, और ई वेक्टर में Q3 है, राइट। ये बात और है कि सब जोड़ने जाने के बाद आंसर में Q3 कैंसिल हो गया, ठीक है। यही तो थ्योरम है कि आप सारे चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड लेके ई वेक्टर और डीएस का इंटीग्रेशन करोगे तब भी आंसर में सिर्फ अंदर वाला चार्ज आएगा। यही तो थ्योरम है भाई, समझ में आया बात? बोल बोल रहा अगर आप बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को भी, बाहर वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करोगे, उसके बाद भी आप इंटीग्रेशन करोगे तब भी आंसर में बाहर वाला चार्ज नहीं आएगा, ये कहना चाह रहा है गॉस लॉ, ठीक है। इसमें सिर्फ Q1 Q2 Q3 नहीं है, दुनिया में और भी कोई चार्जेस होगा उसको भी ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें भी सिर्फ Q1 Q2 Q3 नहीं है, यहां पे कोई और चार्ज रखा होगा वो भी आएगा, है ना। दिस इज फाइव फ्लक्स क्या है ये, ड्यू टू ऑल चार्जेस, phi due to all charges will be integration of electric field due to all charges dot ds vector and the answer will be only q in by epsilon naught। आउटसाइड चार्जेस का आंसर में कोई रोल नहीं आएगा, ठीक है। ये पढ़ा है मैंने, बहुत समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए, ठीक। एक कंफ्यूजन तो इसमें आ रहा है, ये क्लियर हो गया सबको? दूसरा कंफ्यूजन आ रहा है मेरे को, एक स्टूडेंट ने तो क्लास में भी बोला था थिक शीट थिन शीट क्या होता है। यार थिक शीट और थिन शीट तो मैंने कहीं पढ़ाया नहीं, मैंने थिक शीट और थिन शीट कहीं पढ़ाया ही नहीं, ठीक है बेटा। हाँ थिक शीट का एक जगह बताया मैंने, थिक शीट मैंने बोला था, उसको उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पर जब मैंने थिक शीट और थिन शीट जब कोई मेरे से पूछ रहा है तो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन ही गलत पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने कभी थिक शीट और थिन शीट नहीं पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया नॉन कंडक्टिंग शीट एंड कंडक्टिंग शीट, ठीक है। ये कुछ कॉमन डाउट्स हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ लोग थिक और थिन में कंफ्यूज है, कुछ लोग नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग बोलने के बाद भी सेम कंफ्यूजन है उनका। मैंने इस पर बहुत सारा टाइम दिया था, एक बार और बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। मान लेते हैं आपको बोल दिया मेरे पास ये शीट है, इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है, समझ में आई बात? शीट पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, मतलब क्या है, इस शीट का टोटल चार्ज अपॉन इसका कोई भी एक सरफेस एरिया ले लो तो कितना आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा। ऐसे में इस शीट की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज ड्यू टू शीट, whether it's conducting or non-conducting doesn't matter, okay? समझ में आई बात? तो सर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूले का क्या रोल है? वो रोल ये है कि मान लेते हैं एक शीट है, इसके इस सरफेस पे सिग्मा 1 है, इस सरफेस पे सिग्मा 2 है और इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया गया। ये जनरली इसमें देखने को मिलेगा, कंडक्टिंग में देखने को मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिंग में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि नॉन कंडक्टिंग में तो चार्ज वॉल्यूम के अंदर होगा, सरफेस के ऊपर होगा ही नहीं।
अब आप बोलोगे सर थिन शीट के वॉल्यूम के अंदर कैसे होगा, तो थिन शीट का भी कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा ना मेरे भाई, आया ना, थिन शीट का भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा, सिर्फ सरफेस तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता ना। तो थिन हो जाए थिक हो उससे मतलब नहीं है, अगर टोटल चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इसकी वजह से, ध्यान दीजिएगा 12 बोल रहा हूं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, सिर्फ इस सरफेस की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस सरफेस की वजह से मैं व्हाइट में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कितना होगा, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। पर नेट कितना होगा, दिस इज ऑन, अच्छा दिस इज ओनली ड्यू टू सरफेस, कौन सा सरफेस, ये वाला सरफेस, इसमें ये वाला सरफेस भी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। और नेट कितना हो जाएगा, नेट हो जाएगा सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, ये नेट है, समझ में आई बात, समझ में आया। और इसी मतलब शीट मान लो, शीट तो इनफाइनाइट है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये किसकी वजह से होगा, ड्यू टू शीट, है ना, क्योंकि इस सरफेस की वजह से सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इस सरफेस की वजह से सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, टोटल सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेट सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, वो ये दोनों आंसर अलग अलग क्यों आए, आया ना, हाँ सर। ये दोनों आंसर अलग अलग क्यों आ रहे हैं, तो बेटा दोनों आंसर अलग अलग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अगर यहां का सिग्मा, अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो यहां का सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल होता, अगर ये डिफरेंट है इसका मतलब है बगल में कोई और चार्ज रखा हुआ है, आया ना, पढ़ाया था ना ये चीज, हाँ सर। ठीक है। ये किसकी वजह से, सिर्फ इन दोनों सरफेसेस की वजह से, अगर ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अलग अलग है मतलब दुनिया जहान में और भी कुछ चार्ज है, ठीक है, और अगर और भी कुछ चार्ज है उन सबको जोड़ने के बाद जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना होगा, सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। इस सरफेस की वजह से सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इस सरफेस की वजह से सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इस पूरी शीट की वजह से सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेट सिर्फ सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके, ये समझाया मैं। जनरल पॉइंट अगर लेंगे तो उसमें सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट होगा या फिर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन। ध्यान दो, आपको क्या चाहिए पहले ये बताओ, क्या निकालना है पहले ये बताओ। ठीक है, किसी एक साइड पे, किसी जनरल पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां पर सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ओके सर। इस शीट की वजह से यहां पर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इस सरफेस की वजह से यहां पर सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इस सरफेस की वजह से यहां पर सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और कुछ, समझ गए, ये है। अब आती है बात कि सर ये थिक शीट वाला कंफ्यूजन कहां से है, यार थिक शीट का मतलब ये था कि अगर मुझे शीट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए मैंने थिक शीट बोला था, कौन सा वाला, नॉन कंडक्टिंग, तो चार्ज पूरे वॉल्यूम में होगा, मैंने आपको क्या बताया था, इसके अंदर के लिए यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये x डिस्टेंस पर यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी इक्वल टू रो x बाय एप्सिलॉन नॉट, याद आया। यस सर। अब कंफ्यूजन होगा, थिक शीट सिर्फ और सिर्फ मैंने इनसाइड पॉइंट्स के लिए बात करना चाहा था, अदरवाइज ओवरऑल बाहर निकालोगे तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, ओवरऑल सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, बस इसकी अगर थिकनेस इसकी अगर टी है तो सिग्मा विल बी इक्वल टू रो टी, ये अपन ने कैलकुलेट किया था, है ना। ये कैलकुलेट किया था अपन ने उस वक्त, ठीक है। तो ये थिक शीट था, कंफ्यूजन गलत जगहों पे गलत चीजें बोल के नहीं होना चाहिए। आप मुझसे पूछोगे सर थिक शीट, तो मेरे दिमाग में आएगा ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये तो खैर एक ही बच्चा बार बार पूछ रहा है मुझसे, लेकिन इसमें बहुत लोगों का कंफ्यूजन है अभी भी,
अब क्लियर हुआ कि अभी भी क्लियर नहीं हुआ? क्लियर है सर। क्लियर है, ठीक। चलो, तो गॉस लॉ का एक छोटा सा चीज और बच गया है, वो खत्म करते हैं, फिर अपन लोग पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाएंगे, ठीक है? गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक। देखिए, मान लेते हैं ये मेरे पास एक गॉसियन सरफेस, ठीक है? यहां पर चार्ज रख दिया मैंने Q1, यहां पर चार्ज मैंने रख दिया Q2, यहां पर चार्ज रख दिया मैंने -Q3, यहां पर चार्ज मैंने रख दिया Q4, ठीक है? तो हमने क्या पढ़ा कि फाई शुड बी इक्वल टू, फाई का मतलब ऑटोमेटिकली क्या है, यहाँ पे फाई आउट है ना? फाई आउट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ सर। अब देखो, मान लेते हैं इस पूरे के पूरे मीडियम में या उस पूरे के पूरे वॉल्यूम में एक डाइलेक्ट्रिक फैला हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K, है ना? तो यहां पे किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी, वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किया जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आया ना? समझ में आ रही बात? मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स होता है ना भाई? कोई तो जवाब दे दो यार। नहीं समझ में आ रहा तो चेंज करूंगा, मैं कुछ और पढ़ाऊंगा या किसी और तरीके से पढ़ाऊंगा। फिर से बताइए सर। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आता है ना, यही तो के है ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, 1/k टाइम्स हो जाएगा। हाँ सर। तो क्या मेरा फ्लक्स इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक should be given by phi is equal to Q1 plus Q2 plus minus Q3 by K epsilon नॉट। हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? बोलो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स हो गया तो फ्लक्स भी 1/k टाइम्स हो गया ना यार, सिंपल सी बात है, इसमें क्या है? हाँ सर। है ना? तो सर बोलिए। तो वो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट लिख सर। ई नॉट वेक्टर मतलब इन वैक्यूम, ई नॉट वेक्टर का मतलब क्या है, इफ वैक्यूम, ओके सर। ठीक है? दिस वाज इन वैक्यूम एंड दिस इज इन मीडियम, है ना? समझ में आ रही बात? तो फाई कितना है, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 बाई K एप्सिलॉन नॉट, ये आपका फाई है, ठीक है बेटा? दिस इज द फ्लक्स दैट इज गोइंग आउट ऑफ द सरफेस। किसी को आपत्ति है तो बता दो। नो सर। चलो, तो अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, क्या? इसका मतलब ये हो गया कि गॉस लॉ वायलेट हो गया, है ना? क्योंकि गॉस ने कहा था Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट होगा और हमारा आगे Q इन बाय K एप्सिलॉन नॉट, राइट? यस सर। गॉस लॉ वायलेट हो गया, और मैं बार बार बोल रहा हूँ गॉस लॉ है, थ्योरम नहीं है, वायलेट नहीं हो सकता, है ना? तो गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई? बोलो। गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई? ये तो गॉस लॉ वायलेट कर दिया ना स्टेटमेंट ने, और एकदम लॉजिकल है स्टेटमेंट, इसमें कोई गलती दिख नहीं रही। हाँ या ना?
तो इसको एक बार कॉपी कर लो, फिर हम इसको करेक्शन करते हैं इसमें, ठीक है। बढ़ूं आगे? यस सर। सर हम्म। सर पिछले क्लास में आपने मतलब फोर्स बिटवीन टू हेमिस्फेरिकल पार्ट्स ऑफ चार्ज क्लियर करवाया था, कुछ बाकी था या हो गया? मैंने करवाया था कि सिर्फ टॉपिक लिखवाया था? जैसे आपने फोर्स का डेरिवेशन, फोर्स का सिर्फ फॉर्मूला लिखवाया था। हाँ, मैंने बोला था इसका डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास में करूंगा, उसको मैं इसके बाद करता हूँ, क्योंकि कुछ इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन्स मेरे को डाउट्स पूछे गए ना, तो मैं पहले वो डाउट्स क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। गॉस लॉ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ ना वो क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए करा रहा हूँ। तो ये क्लियर है? यहाँ गॉस लॉ वायलेट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अगर मैं ये लिखता हूँ तो गॉस लॉ वायलेट कर दिया मैंने, गड़बड़ हो गई, आया ना, बिकॉज दिस इज नॉट इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या गड़बड़ हुई है उसको समझते हैं, और उसमें क्या सही आंसर क्या होगा, कुछ और तो नहीं कि मैंने सब कुछ सही लिखा है फिर भी मैं गड़बड़ सोच रहा हूं, है ना। लेट्स सी। देखो, ये मेरे पास गॉसियन सरफेस, ठीक है, इसके अंदर एक चार्ज है यहां पर Q1, एक चार्ज है यहां पर लेट से Q2, और एक चार्ज है यहां पर माइनस Q3, एंड लेट से यहां पर एक चार्ज है Q4. This is in a dielectric of dielectric constant K, ठीक है। तो इसका जो फ्लक्स आएगा that has to be equal to Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q3 नहीं माइनस Q3 आएगा ना, बाय K एप्सिलॉन नॉट, ये होना था, आया ना, बोलो। ये अपन ने निकाला था और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि गॉस लॉ वायलेट हो गया। तो देखो यार, असली में क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है डाइलेक्ट्रिक है ना, डाइलेक्ट्रिक का कुछ पोलराइजेशन होगा डाइलेक्ट्रिक में, तो इसके आसपास में कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, हाँ या ना। इसके आसपास भी कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, हाँ या ना। और इसके आसपास में कुछ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, हाँ या ना। समझ में आई बात? सम चार्ज is induced around Q1, Q2, Q3 और Q4 के आसपास भी होगा, है ना, एंड Q4 ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। सो अब गॉस लॉ एक्चुअली में क्या आएगा, तो गॉस लॉ कहेगा
तो गॉस लॉ कहेगा कि देखो बेटा ये जो फ्लक्स है दैट विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q इंड्यूस्ड। Q इंड्यूस्ड का इन सारे चार्जेस के, इन अंदर वाले चार्जेस के आसपास जो इंड्यूस्ड चार्ज है, बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये आया है बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के एनालिसिस से ये आया और गॉस लॉ से ये आया, दोनों को इक्वल होना पड़ेगा और क्या, आया ना। समझ में आई बात। तो देयरफॉर आई कैन से दैट Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q इंड्यूस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 बाय K एप्सिलॉन नॉट। दिस मीन्स आपका सीधे से क्या आ गया, Q इंड्यूस्ड आपने निकाल लिया, Q इंड्यूस्ड इज इक्वल टू Q in इंटू 1 बाय K माइनस 1। आया कि नहीं आया? Q इन का मतलब अंदर वाले चार्जेस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। ये बेसिकली क्या है, ये पूरा का पूरा ये Q इन है कि नहीं है। ये Q4 के आसपास जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है उससे मतलब नहीं है। इस सरफेस के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है वो कितना है, अंदर का ओरिजिनल चार्ज जो था Q इन इंटू 1 बाय K माइनस 1। आया ना, आया ना। बोलो, कॉपी करने से पहले बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस करने मेरे को। सर ये लेफ्ट साइड का पार्ट समझा दीजिए ना। देखो गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज कंटेन्ड इनसाइड द सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सरफेस के अंदर सिर्फ Q1 Q2 और Q3 नहीं है, बल्कि ये इंड्यूस चार्जेस भी हैं, है कि नहीं है। हाँ सर। तो मैंने बोला अंदर का टोटल चार्ज कितना हो गया, सिर्फ Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 नहीं है, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस ऑल दीज इंड्यूस चार्जेस जो अंदर इंड्यूस हुए, है ना। हाँ सर। तो गॉस लॉ बोलेगा ये पूरा टोटल चार्ज इतना था ही नहीं, ये टोटल चार्ज अंदर इतना था ही नहीं, अंदर टोटल चार्ज इतना था, तो इतना चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा फाई, है ना। हाँ सर। तो हमने बोला ये गॉस लॉ से फ्लक्स इतना आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के एनालिसिस हमने पिछले पेज में फ्लक्स ये निकाला, ये कि वैक्यूम अगर इतना होगा तो इसमें इतना होगा, 1 बाय K होगा, राइट। आया ना। हाँ सर। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q इंड्यूस्ड का फॉर्मूला आ जाएगा अल्टीमेटली Q इन इंटू 1 बाय K माइनस 1 है, राइट। इसको और इसको इक्वेट करो, ठीक है। ये Q इन है, ये Q इन है ना। एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल ही हो गया, Q इंड्यूस नहीं निकल जाएगा Q इन के टर्म्स में। अरे भैया हाँ ना तो बोल दो। यस सर। अब देखो असली में Q इन का मतलब क्या था, अंदर का टोटल चार्ज। तो अंदर का टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 तो है नहीं, बल्कि ये वाला है ना। तो हम इसको Q इन नाम हमने गलत दिया, इसका नाम क्या होना चाहिए असली में, इसका नाम होना चाहिए Q फ्री। मतलब अंदर जो चार्ज है उसके दो कंपोनेंट है, एक तो वो चार्ज जो हमने अलग से रखा Q1 Q2 Q3, और एक वो चार्ज जो इंड्यूस हुआ। ये पूरा चार्ज क्या कहलाएगा, Q इन कहलाएगा। और इसको जिसको मैं अभी तक Q इन कह रहा था वो Q इन नहीं है, अब वो क्या है, Q फ्री है। ठीक है, क्योंकि बाकी का चार्ज ये जो Q इंड्यूस है तो मीडियम का चार्ज है, ये मूव थोड़ा करेगा आपके हिसाब से, आप जहां पर जो उठा के रख थोड़ा सकते हो इसको, आया ना। ये तो मीडियम की प्रॉपर्टी है कि चार्ज कितना इंड्यूस करेगा वो, राइट। जितना मैंने बोला उतना समझ में आया, तो अभी इसमें और चीजें बाकी हैं, खत्म नहीं हुआ ये। सर क्यों फ्री वाला ऑर्डर बता दीजिए। देखो भाई, ये जो चार्जेस हमने
अलग से रखे थे Q1 Q2 और माइनस Q3, इनका सम हम लोग फ्री चार्ज कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्री चार्ज। ये हमने अलग से रखा है मीडियम में। बाकी ये जो निगेटिव चार्ज यहाँ आया, ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, और ये तो क्या है, ये तो मीडियम के अंदर का ही चार्ज है ना, मीडियम के पार्टिकल पोलराइज होके बनाया है ना ये चार्ज। ये फ्री नहीं है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली इंड्यूस हो रहे है ना। अब सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है आपका, ये फ्री वाला चार्ज प्लस ये इंड्यूस्ड चार्ज, क्यू फ्री प्लस क्यू इंड्यूस्ड, है ना। समझ में आई बात? यस सर। तो इसलिए ये अंदर जो टोटल चार्ज है गॉस लॉ ने उसको कहा था ना क्यू इन, तो क्यू इंड्यूस जोड़ने के बाद जो चार्ज बनेगा वो क्यू इन है। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो ये पूरा चार्ज क्यू इन है, और तो इसमें तीन चार्ज होगा, क्यू इंड्यूस्ड, सॉरी क्यू फ्री प्लस क्यू इंड्यूस्ड इज इक्वल टू क्यू इन, है ना। तीन चार्जेस हुए कि नहीं हुए, क्यू इंड्यूस्ड, सॉरी क्यू फ्री प्लस क्यू इंड्यूस्ड इज इक्वल टू क्यू इन, राइट। और ये क्यू इंड्यूस्ड कैसे निकलेगा, तो बाय फाइंडिंग द फ्लक्स थ्रू गॉस लॉ, finding the flux through electric field, and by comparing them we will get q induced is equal to q free into 1 by k minus 1. ओके, ठीक है। अब देखो जो मैंने यहाँ पढ़ाया उसको एक बार शॉर्ट में लिख के समझा देता हूँ, इसको कॉपी कर लेना, बट पहले अगला चीज देख लो। देखो भाई, आपका जो फ्लक्स है गॉसियन सरफेस से वो q in by epsilon naught है, it is not violated। ये फ्लक्स जो गॉस लॉ है ये वायलेट नहीं हुआ है, ठीक है। क्या है आपका जो फ्लक्स है, ये अगर आप सिर्फ क्यू फ्री की टर्म्स में देखो तो ये आ जाता है क्यू फ्री बाय के एप्सिलॉन, ठीक है। समझ में आई बात? क्यू इन कितना है, तो सर क्यू इन है क्यू फ्री प्लस क्यू इंड्यूस्ड। आप इन दोनों को इक्वेट करोगे, मतलब क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू फ्री बाय के एप्सिलॉन नॉट इक्वेट करोगे और क्यू इन के लिए सब्स्टिट्यूट करोगे, तो यू विल गेट कि क्यू इंड्यूस्ड इज इक्वल टू क्यू फ्री इंटू 1 बाय के माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्यू इंड्यूस्ड है दिस इज ऑफ अपोजिट साइन ऑफ क्यू फ्री, है ना, क्योंकि k क्या है 1 से बड़ा है, तो 1 बाय के 1 से छोटा हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव इंटू क्यू फ्री है ना। सो इस तरीके से आपका गॉस लॉ भी वायलेट नहीं हुआ, और हम लोग जो पहले ड्राइव किए थे वो भी वायलेट नहीं हुआ, ठीक है बेटा। तो एक बार इसको कॉपी कर लेंगे। बाहर जो चार्ज था, बाहर जो चार्ज इंड्यूस हुआ, उस पे कोई मतलब अभी भी गॉस लॉ को नहीं है, ठीक है बेटा। पर हाँ, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसमें इस Q4 का और Q4 के आसपास इंड्यूस हुए चार्ज का रोल होगा, है ना बेटा। देखो ये जो मैंने दो पेज पे लिख दिया ना, इस पेज पे और अगले पेज पे, इस पे बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, डायरेक्ट नीट में भी आया है, बहुत बार आया है नीट में, जेई मेन में भी आ चुका है, जेई एडवांस में भी आ चुका है, हर जगह आ चुका है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना। हाँ बेटा, टोटल चार्ज तो कंजर्व होता है ना, हाँ इसमें यहाँ पे इंडक्शन में होगा तो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस तो रहेगा ना, तो वो कहीं बाहर जाएगा ना बेटा। देखो वो चार्ज सरफेस के अंदर नहीं आएगा ना, वो कहाँ आएगा, डाइलेक्ट्रिक की बाउंड्री पे आएगा, राइट। डाइलेक्ट्रिक तो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है, तो वो बाउंड्री पे गिर जाएगा। देखो इसको कॉपी करो, बताता हूँ, फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो अपने आप में एक अलग थ्योरी है।
कॉपी हो गया? यस सर। ये भी कॉपी कर लो क्योंकि ये पिछले वाले पेज पे का समरी है ना। कॉपी हो गया? यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। अच्छा, आपने पूछा कि सर अगर एक डाइलेक्ट्रिक है तो उसमें चार्ज अगर अंदर नेगेटिव इंड्यूस हो गया तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, है ना, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व होगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो ये लेट से मेरे पास एक चार्ज है, एक ही चार्ज रखा है मैंने डाइलेक्ट्रिक के अंदर, क्योंकि मल्टीपल चार्जेस काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे और ये पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। तो इसके आसपास चार्ज इंड्यूस कैसे होगा? मैंने आपको बताया था आसपास में पोलराइजेशन होगा चार्ज का, है ना। तो मीडियम का पार्टिकल्स का पोलराइजेशन होगा या फिर रीओरिएंटेशन होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यहाँ जगह नहीं बची तो अगला माइनस प्लस वाला माइनस प्लस यहाँ रहेगा, अगला वाला यहाँ पर ऐसा रहेगा माइनस प्लस, अगला वाला यहाँ पर ऐसा रहेगा माइनस प्लस, अगला वाला यहाँ पे ऐसा रहेगा माइनस प्लस। कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन बताया था मैंने, याद है, भूल गए? यस सर। अब देखो, अब अगर मैं यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, सर्कल स्फीयर ड्रॉ करता हूं, तो उस स्फीयर के अंदर कुछ नेगेटिव चार्जेस एक्स्ट्रा आ गए, आया ना? समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब यहां पर तो कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, राइट। इस सर्कल, इस स्फीयर के अंदर तो कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट सर्कल। नेक्स्ट सर्कल आप देखोगे तो एक माइनस आया, एक प्लस आया, 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 एंड सो, राइट, है ना। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज है ही नहीं बाहर वाले, जो जब स्फीयर को बढ़ा के तब भी नेट चार्ज जो अंदर इंड्यूस हो चुका नेगेटिव चार्ज उसके बराबर ही रह गया, हाँ या ना। और बाहर अभी एक प्लस चार्ज, यहाँ का प्लस चार्ज, यहाँ का प्लस चार्ज, यहाँ का प्लस चार्ज छूटा हुआ है, राइट। अब इसके आगे जो पार्टिकल्स लगेंगे उसमें वो नेगेटिव चार्ज आके अगले स्फीयर में वो नेगेटिव चार्ज कैंसिल हो जाएगा, है ना। बट अल्टीमेटली हमेशा आउटर में एक प्लस चार्ज बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? तो यही है आपका जो सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हो गया, आउटर सरफेस, ठीक है। ओके बेटा, आगे बढ़ूं? चलो, तो यहां पर मैं नया, और जब आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया तो इसके वाला टॉपिक भी खत्म ही कर देता हूं। अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड
इन अ डाइलेक्ट्रिक। बहुत ही सिंप्लीफाइड पिक्चर बनाने वाला हूं मैं, ठीक है। अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक। क्या हो गया? सर यहाँ पर इसको कॉपी थोड़ा ना करना है यार, आगे बढ़ो, ठीक है। अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक। मैंने बहुत ही सिंपल पिक्चर ली है, एक रेक्टेंगुलर स्लैब लिया है जिसके ऊपर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ऐसे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। तो स्लैब के अंदर क्या होगा? स्लैब के अंदर या तो पहले से पोलराइज्ड है, वो अपने आपको पोलराइज्ड पार्टिकल तो अपने आप को रिओरिएंट करेंगे, या फिर अनपोलराइज्ड पार्टिकल पोलराइज हो जाएंगे, है ना। और अल्टीमेटली यू विल सी कि अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेंगे कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ पॉइंट करेगा और पॉजिटिव चार्ज उससे अवे पॉइंट करेगा, हाँ या ना। Yes, sir. सर अगला वाला भी यही हो जाएगा। बहुत ज्यादा सिंपल पिक्चर बनाने वाला जा रहा हूं बेटा मैं। इसके आगे क्या होगा? है ना। अब इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक नेगेटिवली चार्ज शीट बन गया कि नहीं बन गया? लेफ्ट साइड में देखिएगा, बना कि नहीं बना? और राइट साइड में उतने ही चार्ज का पॉजिटिवली चार्ज शीट बन गया, बना कि नहीं बना? बना ना। तो बेसिकली ये दो इनफाइनाइट शीट हो गई। यहां पर चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, यहां पर चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा मान लेते हैं। तो इसकी वजह, इन दोनों की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय, सॉरी माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जीरो आया ना। यहां पर भी क्या आ जाएगा? प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जीरो, राइट। तो इस यहां पर जो चार्ज इंड्यूस हुए उनका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर या इधर देखने को नहीं मिलेगा, है ना बेटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पर क्या देखने को मिलेगा अंदर? अगर देखो आप, अगर आप अंदर के बारे में बात करो तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इधर आएगा, और माइनस चार्ज की वजह से भी इधर ही आएगा। तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये अंदर का जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन मतलब सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना। बोलो। ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इनसाइड पॉइंट को अगर मैं यहां देखूं दोबारा से जूम करके, इनसाइड पॉइंट को अगर देखूंगा तो क्या देखने को मिल रहा है? एक तो मेरा अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसमें एक तो है, कहाँ गया मेरा, एक तो है मेरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटसाइड चार्जेस, राइट। दूसरा है ई इंड्यूस्ड,
और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई आउट माइनस ई इंड्यूस्ड। समझ में आई बात? हाँ या ना? हुआ कि नहीं हुआ ये? समझ में आया कि नहीं आया? अगर अगर वेक्टर लगाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, पीछे प्लस लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? और ई नेट होगा कितना, बेसिकली ई नेट हो जाएगा ई आउट बाय के। है ना? तो ये आपका, जब डाइलेक्ट्रिक के अंदर आप के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो ई इंड्यूस सिग्मा से ऐसे निकलेगा और इससे ऐसे निकलेगा, दोनों को कंपेयर करके आप ये भी निकाल सकते हो कि सिग्मा कितना कितना आएगा, है ना? कोई दिक्कत? चलो इसको कॉपी कर लो, ये तो एक जनरल चीज हो गई, इसके आगे और बढ़ेंगे। ई नेट को कैसे हम्म, लिखे? क्या? ई नेट को ई आउट बाई के कैसे लिखे? बेटा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली 1/k टाइम्स हो जाएगा ना। हाँ सर। बट ये मेरे पास इनफाइनाइट स्लैब है तब ऐसा हो रहा है ना, क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला इनफाइनाइट स्लैब के लिए यूज किया। कॉपी हो गया? जल्दी जल्दी कॉपी करिए, जल्दी जल्दी। हो गया सर। हो गया? अब देखो, अब पिछले वाले वाला टॉपिक कंटिन्यू ही है। व्हाट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीज्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? तो वैसे तो फॉर्मूले सब कुछ आ जा रहा है, बट कंसिडर अ मॉलिक्यूल। आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई किया तो इस पे इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों हुआ? क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा था और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स राइट साइड में लग रहा था, राइट? आया ना? यही हो रहा था ना? Yes, sir. Yes, sir. If electric field is increased, force will increase, causing more polarization. हाँ या ना? हाँ या ना?
भाना बोलते जाओ यार। इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज किया तो फोर्स इंक्रीज होगा, जिससे पोलराइजेशन और बढ़ेगा। बट एट सम लिमिट force will be strong enough to take the electron out of the molecule। हाँ या ना भाई, पकड़ के इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हो, कुछ ना कुछ फोर्स ऐसा होगा ना जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। कोई दिक्कत है इसमें? तो ऐसे में आपको क्या मिल जाएगा, दिस विल मीन कि वी गेट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना बेटा। एंड नॉन कंडक्टिंग dielectric becomes a conductor, है ना। समझ में आई बात? This phenomena is called dielectric breakdown। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन समझ में आया? जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे। कॉपी हो गया? रुकिए सर। आगे बढ़ रहा हूं क्या? ये कॉपी हो गया? ठीक ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या, तो समझ में आया, काफी इंपॉर्टेंट है ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इसके बाद अगली चीज क्या देखनी है, चार्जिंग
a conductor with a pointed extrusion. एक कंडक्टर है जिसमें एक पॉइंटेड एक्सट्रूजन, मतलब कहीं पे बहुत ज्यादा शार्प एजेस है उसके, ठीक है। तो मान लेते हैं ये मेरे पास एक कंडक्टर है और यहां से एकदम शार्प एज है, यहाँ पे पिन की तरह, ठीक है, एकदम शार्प, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? अब अगर मैं इसको चार्ज Q देता हूं तो वो पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, पर क्या होगा? बंद करो बेटा, देवांशु मुखर्जी माइक ऑफ करिए। ये चार्ज अगर Q दूंगा तो यहाँ पे कुछ, सर हाँ एक क्वेश्चन रिलेटेड टू जो डाइलेक्ट्रिक का स्कूल में आया था। ठीक है, पहले इसको खत्म कर ले, सारे क्वेश्चन ले लूंगा, डोंट वरी। हाँ, तो ये सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, जहां जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। ये पॉइंटेड, इसको देखिए, यहाँ पे खूब ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, हाँ या ना? होगी ना? तो यहाँ का सिग्मा बहुत हाई है, तो एट पॉइंटेड एक्सट्रूजन सिग्मा इज हाई, यहाँ पे सिग्मा बहुत ज्यादा है। दिस इंप्लाइज इन द विसिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज ऑल्सो हाई, है ना? समझ में आ रही बात? Therefore, if charge Q is further increased, this electric field will become very high and may cause dielectric breakdown in the एयर। यहां पर जो आसपास जो एयर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा हाई हो गया कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो सकता है ना? आसपास के एयर में डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया, मतलब एयर क्या बन गया? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन गया। हो हाय राम, समझ में आ रही बात? एयर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? आसपास में एयर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन गया। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन गया तो क्या होगा? वहां उसमें चार्ज फ्लो करेगा ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ, है ना? एंड some charge will leak into the air, है ना? discharging the metal by some amount, right? Yes, sir. देखिए, यहां पे जगह नहीं, पर उसको आगे वाला सेंटेंस यहां लिख दे रहा हूं। दिस phenomena is called
कोरोना डिस्चार्ज, ये कोरोना वायरस वाला ही कोरोना है, स्पेलिंग वही है, कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, Yes, sir. ध्यान दीजिए, एयर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन गया। अजीब लग रहा है कि नहीं लग रहा? सर एयर में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लग गई, तब तो घर बैठे बैठे करंट खाते रहेंगे, आया ना? Yes, sir. पर एयर में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, लाइटनिंग, आया ना? समझ में आई बात कि नहीं आई बात समझ में? ये कोई ऐसा अजीब सा फिनोमेना नहीं है जिस पर आपको भरोसा ना हो। एयर में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते सबने देखा है, लाइटनिंग को सबने देखा, देखा है ना? ठीक है, कॉपी कर लो। तो एयर लेकिन बैड कंडक्टर होता है ना? एयर बैड कंडक्टर होता है, बट ड्यू टू कोरोना, ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इट बिकम्स अ गुड कंडक्टर फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके सर। सर हाँ इस फेनोमेनन का नाम पहले से कोरोना डिस्चार्ज। हाँ, बहुत पहले से। कॉपी हो गया? यस सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़े? यस सर। ध्यान दो, कोरोना डिस्चार्ज हम लोगों ने देखा। आपका एक रीडिंग असाइनमेंट दे रहा हूं मैं, क्या है? डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कोरोना डिस्चार्ज के अंदर ही आ जाएगा, एंड वैन डी ग्राफ जनरेटर। कहाँ से पढ़ना है ये? HC वर्मा से पढ़ना है। जिसके पास नहीं है कंप्लेन ना करें, खरीद लें। और ये टॉपिक आप अपनी बोर्ड की बुक से भी पढ़ सकते हो, पर बोर्ड की बुक से समझ में कम आएगा, इसलिए HC वर्मा बोल रहा हूँ। और आप चाहे तो दोनों जगह से पढ़ के देख लेना, खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों HC वर्मा इतना फेमस है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन एंड वैन डी ग्राफ जनरेटर, ये आपको HCV से एक बार पढ़ के आना है। मतलब बेसिकली वैन डी ग्राफ जनरेटर टॉपिक है HC वर्मा में, उससे जस्ट पहले, जिसके जस्ट पिछले पेज पे अगर मुझे ये मालूम नहीं टॉपिक का नाम क्या है, पर उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो वो पढ़ के आना है। ठीक है बेटा, हालांकि उसमें पोटेंशियल के बारे में भी बात करेगा, तो अगर वो वाला पोर्शन समझ में ना आए तो उसको छोड़ दीजिएगा अभी के लिए। ठीक है बेटा, बाद में पढ़ लीजिए। मतलब एक बार पढ़ने में अगर लगे कि कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो दोबारा पढ़ लीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा दोबारा से। ठीक है, तो अब मेरा गॉस लॉ, डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें बाकी है जो बिना पोटेंशियल के कंप्लीट नहीं हो सकती, तो वो बाकी वो कर लेंगे। आगे बढ़ूं? ठीक है, हमारा अगला टॉपिक क्या होगा? एक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में दिया था ना, कि फोर्स बिटवीन
टू हेमिस्फीयर्स, ये था ना क्वेश्चन या टॉपिक था, जो भी था। ठीक है, टू हेमिस्फेरिकल शेल्स था, राइट। क्या मैंने बोला था, इसमें दो शेल्स में इसको डिवाइड कर दो, दो हेमिस्फेरिकल, एक स्फेरिकल शेल को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ऊपर का चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, नीचे का चार्ज डेंसिटी भी सिग्मा है ना। तो दोनों के बीच में फोर्स कैसे निकलेगा, फोर्स निकालने का तरीका देखिए। मैं क्या ये बोल सकता हूं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही जैसा कि कंडक्टर के कंडक्टिंग स्फीयर में होता है, हाँ है ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम एज कंडक्टिंग स्फीयर। देयरफॉर यहां पे मैं इलेक्ट्रिक प्रेशर लिख सकता हूं डायरेक्टली, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्योंकि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को हम लोग सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट भी लिखते थे, है ना। बोलो, रेडियस इसका आर है, और अगर मैं ऊपर वाले हेमिस्फीयर पे फोर्स निकालूं नीचे वाले की वजह से, तो मुझे क्या दिखेगा, हर जगह प्रेशर इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड एक्ट कर रहा है ना। ये आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर है, ठीक है बेटा। तो क्या मैं लिख सकता हूं फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्रेशर इनटू एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं क्या? बोलो, नहीं लिख सकता। फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स आएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिर्फ पाई आर स्क्वायर आएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेटा ऐसे समझो कि यहां पर जो प्रेशर लग रहा है उसकी वजह से फोर्स सारे हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में, आप उनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, प्रेशर इंटू एरिया नहीं कर सकते। बेसिकली आपको फोर्स कैसे मिलेगा? फोर्स मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएस वेक्टर से, राइट। पी कांस्टेंट है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, पी टाइम्स इंटीग्रेशन डीएस वेक्टर। डीएस वेक्टर का इंटीग्रेशन करना है ना, है ना। अब देखो एक क्लोज सरफेस के लिए डीएस वेक्टर कितना होता है, इंटीग्रेशन डीएस वेक्टर कितना होगा, 0 होगा, है ना। ये बताया था मैंने 11th क्लास में, आप लोग भूल गए होगे, अलग बात है। एक क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन डीएस वेक्टर 0 होता है, क्यों? उसको आप ऐसे भी देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक क्लोज सरफेस है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपका क्या नाम है, फ्लक्स कितना होगा, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर का इंटीग्रेशन, है ना। नहीं ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये एग्जांपल सही नहीं, क्योंकि इसमें डॉट प्रोडक्ट रह गया ना। क्या करेंगे, ऐसे समझ लो कि आप कोई भी सरफेस ले लेंगे, उस पर चारों तरफ से अगर इक्वल प्रेशर लग रहा है तो ये सरफेस किधर मूव करेगा। इमेजिन दिस, आपके पास एक रैंडम शेप का पत्थर है, चारों तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है चारों तरफ से, तो इसके ऊपर नेट फोर्स किधर होगा? जीरो होता है ना भाई, पत्थर रेस्ट का रेस्ट पे पड़ा रहता है ना।
है ना। किसी भी क्लोज सरफेस पे चारों तरफ से अगर यूनिफॉर्म प्रेशर लगेगा तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो मतलब कि क्लोज सरफेस, अब वो फोर्स एफ नेट आएगा कैसे सर, एफ नेट आएगा इंटीग्रेशन पी डी एस वेक्टर दैट इज इक्वल टू पी टाइम्स इंटीग्रेशन डी एस वेक्टर, माइनस लगेगा क्योंकि फोर्स प्रेशर एरिया के अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू 0। मतलब इंटीग्रेशन डी एस वेक्टर हमेशा क्लोज सरफेस के लिए क्या होता है, 0 होता है कि नहीं होता। क्लोज सरफेस के लिए डीएस वेक्टर का इंटीग्रेशन 0 होता है, ये आपका रिजल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। ठीक है, लास्ट 11th क्लास में सिखाया था अच्छे से, 1 घंटा देके, याद नहीं है तो अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या है, मेरे को ये जो डीएस वेक्टर ये क्लोज नहीं है, ये हेमिस्फीयर क्लोज है क्या, नहीं है, नहीं है ना, है या नहीं है। अरे भैया ये वाला सरफेस ओपन है ना, ये सर्कुलर सरफेस ओपन है ना इस हेमिस्फीयर में। सिर्फ हेमिस्फीयर को कंपेयर करो, पूरे स्फीयर को कंपेयर मत करो, कंसीडर करो, सॉरी कंपेयर बोल रहा हूं। अगर आप सिर्फ हेमिस्फीयर को कंसीडर करोगे तो वो ओपन है ना भाई, एक तरफ से पूरा ढक्कन खुला हुआ है ना। तो इस ये इंटीग्रेशन डीएस वेक्टर 0 होगा क्या, नहीं होगा। पर अगर मैं ये ढक्कन क्लोज कर दूं तब क्लोज सरफेस बन गया, उस केस में 0 होता, होता कि नहीं होता। होता ना। दैट इज इक्वल टू, मैं इसको लिख रहा हूं, प्रेशर टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ डीएस वेक्टर प्लस एस प्लेन माइनस एस प्लेन वेक्टर, आया ना। प्लेन एरिया का जो एरिया वेक्टर है उसको मैंने ऐड भी कर दिया और सबट्रैक्ट भी कर दिया, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। Yes, sir. Now this will become a closed surface, है ना, इसलिए ये एरिया कितना हो गया, 0 हो गया। सो दिस इज इक्वल टू प्रेशर टाइम्स माइनस प्लेन वेक्टर, प्लेन एरिया वेक्टर दैट इज इक्वल टू माइनस प्रेशर इंटू एस प्लेन वेक्टर, आया ना। ये प्लेन है, नीचे जो दिख रही है वो प्लेन है, ठीक है बेटा। ऊपर लिख दो एक बार। ये देखो मैथ्स से मैंने प्रूफ किया, रिप्रेजेंट करने का तरीका पूरा समझाता हूँ हुआ क्या है। देखो भैया ये वाला एरिया वेक्टर निकालना था मेरे को, मैंने कहा ये वाला एरिया वेक्टर प्लस नीचे वाला एरिया वेक्टर तो 0 होगा, प्लेन वाला एरिया वेक्टर 0 होगा क्योंकि ये क्लोज हेमिस्फीयर बन जाएगा, है ना। मतलब ये वाला एरिया क्या है, इस क्लोज हेमिस्फीयर का उल्टा है, सॉरी इस क्लोज प्लेन सरफेस का उल्टा है, इस प्लेन सरफेस का उल्टा है, राइट। तो बेसिकली फोर्स कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ दिस एरिया, मतलब ऊपर की तरफ पाई आर स्क्वायर इंटू पी, तो पी इंटू ऊपर की तरफ पाई आर स्क्वायर, आंसर आ गया, हाँ या ना। सोप बबल का अंदर का एक्सेस प्रेशर भी ऐसे ही निकाला था, उस वक्त सिखाया था मैंने, सब गायब कर देते हो आप लोग। तो इसलिए एरिया बेसिकली समझ लो, ये वाला जो कर्व्ड एरिया है ये इस प्लेन एरिया के उल्टा है, बस, ठीक है। क्योंकि हर जगह प्रेशर कांस्टेंट था, प्रेशर इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, इसलिए आपको सिर्फ एरिया निकालना था, आपका काम हो गया, है ना। Yes, sir. ठीक है, कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
पिछले स्लाइड में ये अभी तक पिछले यार अगर आप इसको सुन रहे होते ना ठीक से और समझने की कोशिश कर रहे होते तो कोई याद भी नहीं रहता कि पिछले स्लाइड वाला कॉपी नहीं किया आपने। तो ये वाला नहीं। सर ये भी नहीं सर। तो कौन सा? तो जहाँ आप रो सरफेस के लिए निकाले वो वाला। तो पिछला स्लाइड क्या बोल रहे हो? वही स्लाइड है ना फिर तो, ये वाला। हो गया सर। हो गया, ये कॉपी कर लिया सबने? हाँ सर। सबने कर लिया? ठीक है, आगे बढ़ूं? देखो भाई, हमेशा याद रखो कि एक, वापस से बता रहा हूं जो मैंने इतनी देर मैंने फटाफट में बताया, हमेशा याद रखो कि एक क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर कितना होता है? जीरो होता है। मतलब इंटीग्रेशन डीएस वेक्टर कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है बेटा, क्लोज सरफेस का। ठीक है, इसलिए अगर आपको कभी भी ऐसा शेप मिल जाए जहां एक प्लेन सरफेस है और ये रैंडम सरफेस है, ये प्लेन सरफेस ओपन है, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर नीचे है एस प्लेन वेक्टर, तो एस कर्व्ड वेक्टर कितना हो जाएगा? दैट विल इक्वल टू माइनस एस प्लेन वेक्टर। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? क्यों समझ में आया? क्योंकि इसको क्लोज करोगे तो टोटल एरिया जीरो होना है, मतलब कर्व्ड एरिया और प्लेन एरिया को जोड़ के जीरो मिलना है। हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, चलो। तो दो हेमिस्फेयर्स के बीच में जो फोर्स कैसे निकला ये हमने समझ लिया। हमने गॉस लॉ पे सारी चीजें कर ली हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया है, डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन वगैरह सब देख लिया, राइट? अभी तक मुझे बताइए ये चैप्टर समझ में आया है या नहीं आया है? अभी तक का पोर्शन। कोई ऐसा जिसको अभी तक का पोर्शन समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि टाइम भी दिया है, सब कुछ एक्सप्लेन भी किया है, सबको समझ में आ गया है? हाँ। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। आप किसी भी बुक से, मतलब एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चैप्टर का भी कुछ पोर्शन हो चुका है, बट फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसका नाम है ना, सेकंड का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, इससे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई बोर्ड की बुक हो, कोई भी बुक, उसको सॉल्व कर सकते हो। मेरा जो मॉड्यूल है उसमें दोनों चैप्टर मिलाकर ही है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, हमारे अगले पोर्शन का नाम क्या है? इस चैप्टर के अगले पोर्शन का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एनर्जी। सिंपल, सबसे बेसिक अगर सोचोगे इसके बारे में तो क्या है, एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। और डेफिनेशन क्या होगी, ध्यान दीजिए। डेफिनेशन के लिए समझिए कि मान लेते हैं मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें खूब सारे चार्जेस हैं, ठीक है। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कैसे डिफाइन करूंगा, तो लिखूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। क्यों, क्योंकि आपको पता है, बहुत बार मैंने क्लास 11 में भी बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम के लिए डिफाइंड होती है, एक पार्टिकल की नहीं होती है ना। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसके लिए होती है, सिस्टम के लिए होती है। जब हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh है, तो बेसिकली वो पोटेंशियल एनर्जी उस पार्टिकल और अर्थ के सिस्टम की है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज, ये कैसे डिफाइंड है, इज डिफाइंड एज वर्क डन पर वर्क पर यूनिट चार्ज नहीं, वर्क डन in bringing the charges from infinite separations to their current configuration। समझ में आई बात, एक बार इसको पूरा पढ़िए, दो बार, एक बार नहीं दो बार पढ़िए पूरा, फिर इसके बारे में दो चार बातें और बताऊंगा। हो गया कॉपी, दो बार पढ़ा है इसको, यस क्या पढ़ा है इसमें, देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो सिस्टम इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमने बात कर ली है ना। भैया पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम की होती है, किसी एक पार्टिकल की नहीं होती। इट इज डिफाइंड एज वर्क डन, एनर्जी वर्क डन से ही डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को जनरली, इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशंस। मतलब ऑटोमेटिकली अज्यूम्ड है कि एट इनफाइनाइट सेपरेशन potential energy is considered to be zero। ध्यान दीजिएगा, आपको पहले भी बताया है, फिर से बता रहे हैं कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है
वो कभी एब्सोल्युटली डिफाइन नहीं होता। हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते है ना, है ना। यस। तो इनफाइनाइट सेपरेशन जब है चार्जेस के बीच में, उस सिचुएशन को हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है। जब चार्जेस इंफिनिटी पे पड़े हुए ना, उसको हमने क्या लिया, रेफरेंस पॉइंट लिया। ठीक है बेटा, जब चार्जेस इंफिनिटी पे पड़े हुए, एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन से पड़े हुए हैं, उस सिचुएशन को हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है। उस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना है, क्योंकि वहां से लाने में जो वर्क डन हुआ उसको हमने क्या कहा, पोटेंशियल एनर्जी का, है ना। वहां से लाने में, अगर वहां से नहीं लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जीरो होगा। मतलब वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है ना। समझ में आई बात। तो इनफाइनाइट सेपरेशन से चार्ज को पास में लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहा। कहां तक लाने में, करंट कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन कॉन्फ़िगरेशन, है ना, है ना। तो कॉपी कर लो इसको। ये समझ में आ गया, ठीक। अगला टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। देखिए, मान लेते हैं कि यहां पर चार्ज Q1 है, यहां पर चार्ज Q2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। ठीक है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ये मुझे बताना है। ठीक है बेटा। तो पहले तो फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि फॉर्मूला बहुत आसान है। U इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखो, ये फॉर्मूला देखकर इवन कुछ स्कूल में कुछ टीचर्स ऐसा बता देते हैं कि देखो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इनटू डिस्टेंस R, आ गया पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाय R। ये सरासर गलत है, प्लीज ऐसा ना करें। ठीक है, बिल्कुल गलत है। क्या होगा, इसको पोटेंशियल एनर्जी को सॉल्व करने के लिए हम क्या बोलेंगे, Q1 को लेट से फिक्स मान लेते हैं और Q2 को मूव करते हैं। कहां से कहां तक, हम मानते हैं कि लेट से इनिशियली Q2 इंफिनिटी पे था, इसको हम लेकर ऐसे आए। ठीक है ना। एट सम पॉइंट लेट से इसका डिस्टेंस Q1 से x था। तो इस सिचुएशन में इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा कितना, अच्छा ये सब मैंने, चलो इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं इसको और डिस्प्लेस करता हूं तो dw कितना हो जाएगा, तो dw हो जाएगा F dx दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर dx। एक काम करो, ऐसे मत लिखो आप, इसमें आपको बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। ये x था और आप इसको आगे और लेके गए हैं dx। तो इसमें वर्क डन कितना होगा,
एफ डी एक्स दैट इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, हाँ या ना? ये होगा कि नहीं होगा? तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, अच्छा दिस इज वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में जब हम लिखते हैं वर्क डन, ये वर्क डन पे मैंने नोट नहीं किया, ये वर्क डन कौन सा है? बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना? हाँ या ना? हमें जो वर्क करना पड़ा वो ना पोटेंशियल एनर्जी है भाई, और हम कौन है? एक्सटर्नल एजेंट है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो ये dw कौन सा है? दिस इज dw इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब dw एक्सटर्नल कितना हो जाएगा? दैट विल इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर dx, और यही dw एक्सटर्नल क्या है? du है। के Q1 Q2 अलग ले लो, dx बाय एक्स स्क्वायर। इसका मतलब, अब इसके आगे यहाँ लिख रहा हूँ, इसका मतलब आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस के Q1 Q2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर। लेकिन x कहाँ से कहाँ तक वेरी कराना है? इन्फिनिटी से एक r तक लेके आना है ना? आया ना? सो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस के Q1 Q2, ये कितना आ गया? इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय एक्स लिमिट इंफिनिटी टू r, so that is equal to k Q1 Q2 बाय, समझ में आई बात? कॉपी करने का रास्ता बताया था क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। इसके बाद इसको कॉपी करना, ठीक है? वैसे सही तरीका क्या है? मैंने थोड़ा शॉर्ट में करा दिया क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली मैंने इन्फिनिटी टू r डाल दिया। असली में क्या करते हैं? r1 से r2 डालते हैं, फिर r1 टेंडिंग टू इन्फिनिटी डालते हैं, ठीक है? और बोलते हैं वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। एक बार बुक में देख लेना इसका डेरिवेशन, मैंने शॉर्ट में करा दिया थोड़ा सा। समझ में आया सबको कि नहीं? हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। बिल्कुल सेम डेरिवेशन आपके वहां पे भी था, ग्रेविटेशन में भी था। क्या था उसमें? आंसर क्या आया था? माइनस जी m1 m2 बाय r, यही था ना आंसर? वहां माइनस क्यों था? क्योंकि फोर्स अट्रैक्टिव था। यहाँ पे भी अगर दोनों चार्जेस अपोजिट साइन के हो गए तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, है ना बेटा? हाँ या ना? Yes, sir. चलो, तो एक चीज नोट कर लेते हैं। क्या नोट करना है सर? कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर repulsive forces is positive and potential energy for attractive forces is negative. ये कब है? assuming
u इंफिनिटी टू बी जीरो, इनफाइनाइट सेपरेशन में पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानेंगे तब। समझ में आई बात? हाँ या ना? यस सर। तो रिपल्स क्यों? क्योंकि आप सीधे से सीधे समझिए, मैं आपको बार बार बोलता हूं, पोटेंशियल एनर्जी किस चीज का मेजर है? इट मेजर्स, किस चीज को मेजर करता है? ये किसको मेजर करता है? दुख को मेजर करता है। जो दो लोग एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं वो साथ में रहना चाहते हैं क्या? नहीं रहना चाहते। उनको जबरदस्ती साथ में लाओगे तो दुखी हो जाएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। जो लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दो दोस्त हैं साथ में रहना पसंद करते हैं, वो जब पास पास में आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि वो लोग खुश हो गए, है ना? दुख दर्द को मेजर करता है ना ये पोटेंशियल एनर्जी। कितनी बार बताऊं मैं? 11th क्लास से 12 बार बताया था। कोई सिस्टम कितना दुखी है इसका मेजर क्या है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी। हर सिस्टम चाहता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो, ठीक है? हर सिस्टम क्या चाहता है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो। ओके बेटा? ओके सर। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, तो दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी समझ में आ गया, है ना? तो इसके ऊपर सीधे एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये मेरे पास एक चार्ज Q है जो कि फिक्स्ड है, ठीक है? यहां पर एक और चार्ज है Q जो कि मूवेबल है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आपको दे रखा है R0। इसका मास दे रखा है आपको m। पूछा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चार्ज स्मॉल q when it reaches infinity after releasing। हमने क्या किया है? इस चार्ज q को यहां से रिलीज कर दिया, तो दोनों के बीच रिपल्शन की वजह से ये दूर भागेगा। बोला है कि जब इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा उस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? सॉल्व करें। सॉल्व करें, क्या बोलेंगे? देखो भैया, कहीं पर भी कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। क्या मोमेंटम कंजर्व होगा इस सिस्टम का? हाँ सर। नहीं होगा, क्योंकि ये फिक्स्ड है ना। ये फिक्स्ड है मतलब हमने इस पे कील ठोक रखी। अब वो जो कील है उस चार्ज क्यू को मूव नहीं करने दे रही, मतलब इस पे कुछ फोर्स लगा रही है, हाँ या ना? समझ रहे बात? फोर्स लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स लग गया, मतलब कि क्या हो गया? मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। लेकिन हाँ, वो जो एक्सटर्नल फोर्स है कोई वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं उस फोर्स का, इसलिए एनर्जी कंजर्व रहेगी। एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे देखो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हैज टू बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है?
सर ये है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर नॉट प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सब कुछ रेस्ट पे था 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पहुंच गया इसलिए 0 हो गया, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। दैट मीन्स वी कितना हो गया 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एम आर नॉट का रूट, ये आपका आंसर। चाहो तो k की जगह 1/4 डाल सकते हो, है ना। समझ में आया कि नहीं? हाँ आयुष मोमेंटम क्यों कंजर्व रहेगा, फिर से रिपीट कीजिए ना। बेटा, क्योंकि ये फिक्स्ड है। फिक्स कैसे करोगे इसको? किसी चीज से चिपका दिया है या कील ठोक दिया है या पकड़ के रखा है, राइट, है ना। ओके जब आपने पकड़ के रखा है तो इसके ऊपर आप कुछ फोर्स लगा रहे हो ना, क्योंकि क्या हो रहा है, सिर्फ ये तो इन्फिनिटी जाएगा नहीं, इसके ऊपर अगर फोर्स इधर लग रहा है तो ये इसके ऊपर भी तो फोर्स लगाएगा, तो इसको भी तो लेफ्ट साइड जाना है ना। लेफ्ट साइड जाने से रोक कौन रहा है? वो जिसने इसको फिक्स कर रखा है, कोई पकड़ के रखा है या किसी ने कील ठोक रखी है या किसी ने टेप से चिपका रखा है ना। वो जो फोर्स लगा रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स है, और अगर एक्सटर्नल फोर्स लग गया सिस्टम पे तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, है ना। समझ में आया? आगे बढ़ूं? कॉपी हो गया? समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अगला एग्जाम्पल। We have got two charges, both Q mass m, Q mass m, ठीक है। Initial separation between them is R naught. The system is released. Find the velocity of charges when their separation reaches to R naught. सॉल्व करिए। सर इसमें मोमेंटम कंजर्व है। हाँ, क्यों रहेगा कंजर्व? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो दोनों की तो मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखी, क्या लिखी, mv1 माइनस mv2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स v1 इज इक्वल टू v2। उसको मैंने v मान लिया, इसको मैंने v बोल दिया, इसको भी मैंने v बोल दिया। ठीक है बेटा, कोई आपत्ति नहीं ना। अब लिखेंगे एनर्जी की इक्वेशन। एनर्जी भी कंजर्व्ड रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी? क्योंकि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है ही नहीं। तो u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। दैट मीन्स u इनिशियल कितना है, k q स्क्वायर बाय आर नॉट प्लस k इनिशियल 0 है। u फाइनल कितना हो जाएगा,
के क्यू स्क्वायर बाय 2r0, क्योंकि डिस्टेंस 2r0 हो गया, प्लस के फाइनल कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम वी स्क्वायर आया ना। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर है। इजी या डिफिकल्ट? देखो आप देख रहे हो, फोर्स का फॉर्मूला नया आ गया, एनर्जी का फॉर्मूला नया आ गया, क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो रहा है जैसे 11th क्लास की मैकेनिक्स में सॉल्व होता था, हाँ या ना? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बात समझ में? कुछ नया किया, वही मोमेंटम की क्वेश्चन लिखी, वही एनर्जी की क्वेश्चन लिखी, बस एनर्जी का फॉर्मूला बदल गया, बाकी तो क्वेश्चन वैसे ही बना। इसीलिए किसी भी तरीके से 11th का पोर्शन जो है ना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है कि नहीं है क्लियर? हाँ सर। क्लियर है? कॉपी हो गया था ना? टाइम हो गया। टाइम हो गया? अच्छा ठीक है, तो टॉपिक लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मल्टीपल पॉइंट चार्ज सिस्टम। ठीक है बेटा, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ये टॉपिक लिख लो सब लोग।